अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इसराइल ने वहां उन्होंने ये कहकर हमला किया कि वहां तुर्किया की फौजें मौजूद थीं। इजरायली तैयारों ने अबुल जहूर के रनवे और स्टोरेज मराकज पे 8 हमले किए। Base before and after it was bombed by Israel. Israel is preparing for war against Turkey. वो ये दिखाता है कि टर्किश सोल्जर्स जो हैं डरपोक है और टर्किश आर्मी भाग गई। The Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा कि इजराइल ने डायरेक्टली टर्की को कहा है कि बेटा बीच में पड़ो मत, वरना तुम्हारी भी हालत ईरान वाली करेंगे। और इनफैक्ट इजराइल की तरफ से ये क्लियर किया जा चुका है कि नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है और इसमें जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और सीरिया में जो मैसेज दिया गया है टर्की को, और इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की के बीच जो ये डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस पैक्ट के बाद इजराइल का ये डायरेक्ट हमला टर्की पर, इसे डायरेक्ट ही कहेंगे, मतलब मेनलैंड टर्की पर नहीं हुआ है, इसके डिटेल में देता हूं, लेकिन ये हमला डायरेक्ट टर्की पर है और इसने सबको सख्ते में डाल दिया है। और एक बात क्लियर कर दी है कि इजराइल नहीं रुकने वाला। अगर आपने इजराइल के खिलाफ एक कदम उठाया, उस कदम को उठाने से पहले इजराइल 5 कदम उठा के 3 इंप्लीमेंट करके 4 ठोक चुका होगा। और उसने यही किया है। डायरेक्टली टर्की एर्दोगान को बोला है कि अबे सुन, हीरो नहीं बनने का, हम करके दिखाते हैं, एक्शन लेकर दिखाते हैं, और तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे हमारा। खबर पूरी बताता हूं ना दोस्तों, बड़ी मजेदार खबर है और ये समझने वाली खबर है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। चलिए देखिए, मैं बताता हूं आपको। तो सीरिया में दोस्तों क्या हुआ है कि इजराइल ने एक एयरबेस को निशाना बनाया। सीरिया में इजराइल ने एक एयरबेस को निशाना बनाया। देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, इजराइल कंफर्म स्ट्राइकिंग सीरियन एयरबेस सेइंग टर्की वाज प्लानिंग टू डिप्लॉय फोर्सेस। टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि इजराइल ने कंफर्म किया है कि उसने सीरिया के एयरबेस पर हमला किया है, और इजराइल का कहना है कि टर्की वहां पर अपने सुरक्षा बलों को, अपनी फौज को डिप्लॉय कर रहा था। ठीक, अब देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि टर्की ने इसमें झूठ बोलने की कोशिश की और इसमें बहुत कुछ सामने आया। देखिए, किसी को इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी कैपेबिलिटीज पर शक नहीं करने का किसी को। उसके पास पुख्ता इंटेल होती है, पुख्ता जानकारी होती है, जिसकी बिना पर इजराइल की फौज ने वहां पर स्ट्राइक किया, एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया है कि इजराइल और सीरिया स्टेटस को, जो सिक्योरिटी मैटर्स में स्टेटस को है, उसको अग्री कर रहे थे, और सीरिया उस किनारे पहुंच गया था, उस कगार पर पहुंच गया था कि इसको वो तोड़ने जा रहा था। Which Syria was on the verge of breaching by permitting Turkish troops to deploy at an airbase near Aleppo. अब अलेप्पो के नियर ये एयरबेस है और सीरिया ब्रीच करने वाला था इस स्टेटस को टर्की के जवानों को, टर्की की फौज को वहां पर तैनाती कराने को लेकर। इजराइल के पीएमओ ने कहा है कि हमने सीरिया को बार बार चेतावनी दी कि अगर ऐसी कोई डिप्लॉयमेंट होती है तो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा न किया जाए। लेकिन सीरिया ने इन चेतावनियों को इग्नोर किया, और हम इस तरह के थ्रेट्स को, जो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और हम सिर्फ उसको वेलकम करेंगे जो स्टेटस को रिटर्न करेगा। अब देखिए, हर दुनिया के हर अखबार में ये खबर चल रही है,
देखिए ये ले मोंडे जो है वो फ्रेंच अखबार है, उसने भी कहा कि इजराइल बॉम्ब सीरियन एयरबेस सेंडिंग वार्निंग टू डेमास्कस एंड अंकारा। अंकारा यानी कि टर्की की राजधानी है अंकारा, और डेमास्कस यानी कि सीरिया की राजधानी है। तो इजराइल ने क्लियरली बोला है कि पर नहीं फड़फड़ाने का, सिर्फ उतना ही करने का जितना पप्पा कहते हैं। पप्पा के सामने पैर फड़फड़ाओगे, पप्पा तुरंत हमला कर देगा। पप्पा ने हमला कर दिया, ठीक। अब इसमें बढ़िया डेवलपमेंट्स हुई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और ये पूरी थोड़ी सी पॉलिटिक्स में समझाऊंगा कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो बहुत कुछ बना सकती है, बहुत कुछ बिगाड़ सकती है इस पूरे उसमें। पाकिस्तानी मीडिया पर इसको लेकर क्या खबरें चल रही है, क्या तड़फड़ाहट मची है पाकिस्तानी मीडिया पर, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान, टर्की एंड देन पाकिस्तान, इजराइल छोड़ेगा नहीं, पप्पा छोड़ेगा नहीं किसी को। चलिए जरा देखते हैं। इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। क्या अंकारा खामोश रहेगा या तीसरी आलमी जंग का आगाज शाम की जमीन से होने जा रहा है? नाजरीन, क्या अब सिफारती जबान का वक्त खत्म हो चुका है? जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। इसराइल ने शाम में मौजूद तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। सवाल यह है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत, तो मतलब पाकिस्तानी मीडिया ने मान लिया कि भाई ईरान के बाद सबसे बड़ा कांटा तुर्की है, तो ईरान का कांटा निकाल दिया उन्होंने, एक तरह से निकाल ही दिया है। मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? क्या दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं? नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इसराइल तो चाहता है कि टर्की कुछ करे, इसीलिए तो पोक किया उसने। ये जो पाकिस्तानी एंकर जनाब कह रहे हैं ना कि क्या इसराइल चाहता है कि उसी की लैंग्वेज में, उसी की भाषा में उसको जवाब मिले, तो इसराइल तो चाहता है कि टर्की कुछ करे। फिर देखो इसराइल क्या करता है। इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता, और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें। असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नजर में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाजरीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने शाम में हमला क्यों किया? उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की चाहता है कि शाम की फौज मजबूत हो, खास तौर पर उसकी एयरफोर्स बेहतर हो, ताकि मुस्तकबिल में इसराइली हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इसराइल शायद ये नहीं चाहता। इसराइल शाम में अपनी बर्तरी बरकरार रखना चाहता है और तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना चाहता है। यहां अहमद अल शर्रा, अबू मोहम्मद अल जोलानी का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। अबू मोहम्मद अल जोलानी पहले भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया और अब भी उसका झुकाव इसराइल के लिए उतना सख्त मुखालिफाना नजर नहीं आता। दूसरी तरफ गोलान की पहाड़ियों का मामला पहले ही इसराइल के हक में जा चुका है। अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस है, यहां पर फजाई हमले किए हैं और शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सहूलियात पर 8 हमले किए हैं, जिससे उसका जो एक ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नुकसान पहुंचा। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बाद में कार्रवाई की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए कहा कि इजराइल और शाम ने सिक्योरिटी के मौजूदा जमूद को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था, जिसकी खिलाफ वर्जी शाम की तरफ से की गई जब उसने हल्ब के करीब एयरबेस पर तुर्क अफवाज को तैनात करने की इजाज़त दी। इस बयान से तस्दीक होती है कि यह कार्रवाई शाम में तुर्क फौजी मौजूदगी के खिलाफ की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरबेस पर शामी पायलट्स को हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत दी जा रही थी, जिसे इजराइल ने अपने लिए खतरा करार दिया। तो सूरत हाल ये है, यानी कि आसान अल्फाज में मैं मजीद बात कर लेते हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस से जो बयान सामने आया उसमें बताया गया कि इस एयरबेस में
उनके पास यानी कि इजराइल के पास ऐसी मालूमात थी कि तुर्क अफवाज यहां पर आ रही थी और शामी फोर्सेस को ट्रेन कर रही थी और उनकी एयरफोर्स बनाने के हवाले से तुर्क जो अफवाज है वो किरदार अदा कर रही थी। और इजराइल का यह कहना है कि इस हवाले से हमारा और सीरिया का एक एग्रीमेंट मौजूद है कि आप इस किस्म की कोई चीजें नहीं कर सकेंगे, ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप मिलिटरीली जो है ये स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई और मुल्क अस्करी लिहाज से इतना ताकतवर ना हो, ये इजराइल की एक वाज़ेह तौर के पर पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी को देखते हुए इस बेस को जो है, इस एयर बेस को निशाना बनाया गया। अब इसके ऊपर तुर्की की तरफ से क्या कहा गया है, तुर्की वजारत खारजा और तुर्की के वजीर खारजा की तरफ से दो अलग अलग बयान आए हैं, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। इसमें बताया गया कि तुर्की ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। तुर्की की वजारत खारजा ने बयान में कहा कि वो अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस पर इजरायली फ़ज़ाई हमलों की सख्त मजम्मत करती है। वजारत ने कहा कि इजराइल शाम के इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियतों को निशाना बनाते हुए मुल्क की इलाकाई सालमियत और वहादत की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। तुर्की ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इजराइल की शाम के खिलाफ बढ़ती हुई जाहरियत को रोकने और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इन इक़दामात के लिए एहतसाब यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बयान के जवाब में तुर्की ने इसे बेबुनियाद इल्ज़ाम करार दिया और तुर्क हुकूमती बयान एनाडोलो एजेंसी के हवाले से इसमें कहा गया कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के ये इल्ज़ामात इजराइल की गैर कानूनी फ़ज़ाई हमलों को जायज़ करार देने की कोशिश है, जो शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को निशाना बनाते हैं। एक तुर्क एहलकार ने भी वाज़ेह किया कि एयर बेस पर कोई तुर्क मौजूदगी नहीं थी और इजराइल पड़ोसी ममालिक पर बमबारी और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के बहाने तलाश कर रहा है। अब तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी एक अलग से बयान जारी किया, वो क्या है वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने भी इजरायली कार्रवाइयों की मजम्मत की है। फिदान ने इससे कबल भी कहा था कि इजराइल शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को निशाना बनाकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इजराइल पर दबाव डाला जाए ताकि वो शाम के इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। चलिए, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन देखिए तुर्की झूठ बोल रहा है और तुर्की का झूठ पकड़ा गया, लेकिन कोई पाकिस्तानी मीडिया ये खबर नहीं देगी, क्योंकि उससे तुर्की का पक्ष कमजोर हो जाएगा ना, फौरन एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन हम बैठे हैं ना हम तो चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, जाओगे कहां बचोगे कहां। तो देखिए जनाब, 20 अगस्त को रॉयटर्स पर यह खबर छपी कि इजराइल एंड टर्की स्टेप अप वार्निंग्स ओवर सीरिया आफ्टर एयरबेस बॉम्बिंग, कि इजराइल और तुर्की दोनों आगे आगे बढ़े हैं, चेतावनियां दे दी हैं जो बॉम्बिंग हुई है। अब उसमें खबर क्या है दोस्तों, खबर यह है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल काज, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान जो हैं, जरा आप सावधान रहिए, आप टर्की को एक बहुत डेंजरस एडवेंचर में सीरिया के अंदर घसीट रहे हैं और इजराइल के डिटर्मिनेशन टू डिफेंड इटसेल्फ को उसको आप जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा जी, अब क्यों मैंने बोला कि तुर्की झूठ बोल रहा है, ये मैं बताता हूं। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं असद अल शायबानी, टर्की की तरफ से डिनायल आया। टर्की ने कहा कि नहीं, हमने तो कोई वो नहीं भेजी है, फौज नहीं भेजी है, यहां नहीं भेजी है, वहां नहीं भेजी है, ये सब झूठ बातें हैं, ये सब बेकार बातें हैं, हमने तो कुछ नहीं भेजा है। लेकिन इसकी पोल खोल दी सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शायबानी ने। देखिए, रॉयटर कहता है कि इजराइल को उन्होंने क्लियर किया है कि भाई टर्किश मिलिट्री बेस जो अबू अल दुहूर जो एयरबेस जहां पे बॉम्बिंग की है इजराइल ने, वहां पर कोई टर्किश मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने का कोई प्लान नहीं है। ये सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि टर्किश मिलिट्री ऑफिसर्स हैड विजिटेड द बेस इन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया सेवरल डेज बिफोर द स्ट्राइक, बट स्ट्रेस्ड it was a part of ongoing military cooperation in the areas of training and the exchange of expertise. इजराइल ने क्या आरोप लगाया, बोला कि आपके फौजी वहां क्या करने गए थे, आपकी फौज वहां क्या करने गई है। इजराइल की एजेंसी ने खबर दी कि ये लोग वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाने वाले हैं। तो ये तो स्वीकार कर लिया ना सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कि टर्की के मिलिट्री ऑफिशियल्स उस बेस पर गए थे
और स्ट्राइक से बहुत पहले गए थे, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि वो वहां पर मिलिट्री बेस बनाने नहीं गए थे, वहां पर मिलिट्री कोऑपरेशन, ट्रेनिंग और एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज करने गए थे। तो ये बताइए कि बिना बेस बनाए वो कैसे ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे, कैसे वो आपको ट्रेनिंग देंगे, कैसे वो आपको कोऑपरेशन करेंगे और कैसे एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज होगी। वहां क्या पेपर लिखे जाएंगे? पीएचडी करने वाले हैं। ट्रेनिंग कागज पर होती है, बेस बनाकर होती है। टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कोई टर्किश मिलिट्री डेलीगेशन जो है वहां पर बिफोर और ड्यूरिंग द स्ट्राइक नहीं गया है। ये टर्की वाले झूठ बोल रहे हैं। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं, कोई टर्की मिलिट्री डेलीगेशन वहां पर नहीं थी भाई, स्ट्राइक के वक्त भी या स्ट्राइक के पहले भी। जबकि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि टर्की मिलिट्री ऑफिशियल्स वहां पर गए थे, डेलीगेशन गया था। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? और इजराइल ने तो बिल्कुल सही किया। फिर अभी भी है डिनायल मोड में। अच्छा, अब इस पर अमेरिका क्या कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अमेरिका बस बयान दे देगा, ओके। तो देखिए, बीबीसी ने खबर छापी, यूएस कंडेम्स अननेसेसरी एस्केलेशन आफ्टर इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन सीरियन एयरबेस। अब इसके दो मैसेज हैं, इस खबर के दो मैसेज हैं। पहला मैसेज ये कि इजराइल ने अमेरिका को कहा कि तुम सुनो, बकवास करते रहो, तुम बकवास करते रहो, तुम कुछ भी बोलो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद है, हम वही करेंगे जो इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पहले चीज आती है। अमेरिका गया भाड़ में, नहीं मानेंगे हम। ये क्लियर मैसेज। दूसरा मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज ये है कि अच्छा ठीक है, बयान दिलवा दो, बाकी तो कागजों पर बयान आता है ना, बाकी हम हमले तो करते रहेंगे। अब देखिए, टॉम बराक हैं, यूएस एम्बेसडर इन टर्की हैं, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया एंड इराक अपॉइंट किया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड दैट द कंफर्म्ड इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन अबू अल दुहूर एयरबेस कंस्टिट्यूट एन अननेसेसरी एस्केलेशन दैट डज नॉट एडवांस रीजनल स्टेबिलिटी। इनका कहना है कि देखिए, हम बड़ा कंसर्न है, इजरायली एयर स्ट्राइक कंफर्म है अबू अल दुहूर एयरबेस पर, और देखिए इससे क्या हो रहा है कि ये गैर ज़रूरी एस्केलेशन हो रही है और इससे कोई फायदा नहीं होगा रीजनल स्टेबिलिटी को, ये कह रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि ठीक है, तुम कहते रहो, हमला तो हम करेंगे। और अगर मैं बता रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल टर्की में घुसकर मारेगा मिसाइल। अब देखिए, घुसकर मारे, चाहे टर्की के बाहर से मारेगा जरूर, अगर जरूरत पड़ गई तो। कैसे मिमिया रहे हैं टर्की वाले, नहीं हमारी तो डेलीगेशन ही नहीं गई, हमारी कोई डेलीगेशन नहीं थी, जबकि सीरियन फॉरेन मिनिस्टर साफ साफ कह रहा है कि टर्किश डेलीगेशन वहां पर गई थी। और वो कह रहा है कि जो ट्रेनिंग के लिए और मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए और एक्सपर्टीज के एक्सचेंज के लिए ये बातचीत हो रही थी। यानी कि दाल में तो काला है ना, तो उसने कहा कि इनको पूरी दाल ही काली करते हैं। मार बम 8 स्ट्राइक्स की उस एयरबेस पर, और टर्की की हवाइयां उड़ी हुई। और टर्की अगर जंग में घसीट लिया तब मजा आएगा कि क्या पाकिस्तान इजराइल से जाकर लड़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग। देखिए इजराइल कैसे फंसा रहा है इन सबको। अब टर्की को पिंच करना शुरू कर दिया, डिफेंस पैक्ट हुआ है, सऊदी अरब पर कुछ नहीं करेगा वो। सऊदी अरब भी क्या करेगा, सिर्फ पैसे देगा। ठीक है, इजराइल के खिलाफ लड़ना है ना, पैसे लड़ेगा कौन? टर्की और पाकिस्तान की फौज। और यही तो प्लान है इजराइल का। ईरान को क्रॉस कर दिया, उसको धकेल दिया पीछे, उसके सारे वो कर दिए। अब टर्की और पाकिस्तान पर क्रॉस का निशान लगाना है। इनको भेज दो एकदम 20-20 साल, 25-25 साल, 50 साल पीछे, कि अगले 20 साल 25 साल तक ये लड़ने की औकात में ना आए किसी से, फिर दोबारा फोड़ा जाएगा इनको। ये हो रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैंने कुछ दिन पहले ही रिएक्शन देते हुए कहा था कि आने वाला वक्त जो है तुर्की का भी लग सकता है, टर्की का या पाकिस्तान का, तो वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें कि किस तरीके से जो है इसराइल जो है वो अपने मकासद को कह सकते हैं कि काफी कह लो कि कामयाबी की तरफ लेके चल रहा है। देख लें कि मुद्दा जो है आखिर ऐसा बन ही गया कि इसराइल और जो है तुर्की आमने सामने आ गए। और तुर्की जो है यहाँ मुझे गलत नजर इस वजह से आ रहा है, तुर्की जो है इस टाइम चाहता है जिस सीरिया को अमेरिका और इसराइल ने इतना पैसा लगाकर इतना टाइम की जंग करने के बाद उसे बिल्कुल कह सकते हैं कि उसे हथियारों से मुक्त किया है, तो
तुर्की चाहता है कि वो दोबारा से ताकतवर बन जाए और फिर वो आने वाले वक्त में इसराइल के लिए एक सरदर्द बने और हमारा नंबर थोड़ा सा पीछे हो जाए। बाकी ये इसराइल कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि इसराइल ने पिछले हालिया 2-3 सालों में ये सारा कुछ जो है, ये बड़े बड़े टारगेट थे अचीव किए, ईरान को इतना कमजोर किया। तो अब जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये फिर जो है सिचुएशन जो है तुर्की खराब कर रहा था, तो ये बात है। और मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर तुर्की और इसराइल आमने सामने आते हैं तो ये जो 3 मुल्कों का डिफेंस जो है पैक्ट हुआ है, तो उसका फिर क्या बनेगा। मैं ये समझता हूं कि मैं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान का नंबर थोड़ा लेट है, पर ये जो सिचुएशन बनी है जिसे हम मुआहिदा अच्छा समझ रहे थे, ये मुआहिदा तो हमें जंग के और ज्यादा नजदीक लेके आ चुका है। तो बाकी यही है कि इसराइल जो है उसका तो 1900 के लगभग मैंने उसके रिसर्च किया, तो वो उस वक्त से ग्रेटर इसराइल बनाने के एक कह सकते हैं कि रास्ते पे चल रहा है। देख लें कि अब वो इतना नजदीक आ चुका है, तो अब जो है कहीं ना कहीं वो इससे पीछे हटने वाला नहीं है। जिन मुल्कों को उसने असले से मुक्त किया है, देखने लेबनान हो, सीरिया हो, उसके बाद ईरान को भी काफी कमजोर कर दिया, इराक को कमजोर उसने किया है, उसके बाद भी और भी कई मुल्क हैं। सऊदिया जो है उसको पिछली जंगों में इतना कमजोर कर दिया है, वो तो टक्कर लेने के भी कह सकते हैं कि कैटेगरी में नहीं रहे। उसके बाद अगर मिस्र को भी देखा जाए तो वो भी जो है टक्कर लेके थक चुका है, वो भी काफी पीछे हट चुका है। अब रह गई है खुजली मेरे ख्याल में तुर्की को रह गई है, पाकिस्तान को रह गई है, और अभी ईरान कुछ ना कुछ अभी बाकी है। बाकी देखते हैं कि ग्रेटर इसराइल को कितना अरसा तक ये मुल्क रोक सकते हैं। इसराइल की तो कह सकते हैं कि उसका जो हर एक जो कदम है या हर एक जो क्या कह सकते हैं कि नया उसका जो भी टारगेट आता है या वो देखने के लिए मिलता है कि वो उसको किस तरीके से जो है दुनिया भर में अपना इम्पैक्ट डाल लेता है। देख ले कि अभी सीरिया वाला ये जो मुद्दा है, सारे ही कह लो कि इसराइल के हित में जो है ये सारे जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो मतलब इसराइल इम्पैक्ट जो बनाने में भी जो है मास्टर है कि वो अपना इम्पैक्ट इस तरीके का बनाता है कि उसके इम्पैक्ट को कोई तोड़ नहीं सकता। बाकी मेन ये बात आ जाती है कि उर्दुगान जो है अगर वो आने वाले वक्त में कोई एक गलती भी करते हैं जिसमें ये जो है उससे ऐसी कोई गलती हो जाती है जिसके माध्यम से नेटो से निकालने में इसराइल कामयाब हो जाता है, क्योंकि जब तक इस तुर्की नेटो के मेंबर में शामिल है, इसराइल के लिए भी वो एक कह लो कि हार्ड टारगेट है। पर जिस दिन अभी तो पाकिस्तान वाला तो मसला इतना नहीं है, क्योंकि तुर्की तो अभी तक जो है नेटो के मेंबर भी है। तो इसराइल एक गलती कराना चाहेगा जिसकी वजह से तुर्की जो है नेटो की मेंबरशिप से निकल जाता है, उसके बाद ये जो है हदफ जो है तो इसराइल की काफी आसान हो जाएगा। बाकी यही है कि तुर्की जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से फूंक का कदम डाल रहा था, तो ये उससे गलती हुई। ये जो सारा काम हुआ है, जहां कह सकते हैं कि एयरबेस में इनके जासूस जो है इसराइल के, उन्होंने ये सारा कुछ पढ़ लिया, समझ लिया। तुर्की खुफिया तरीके से करना चाहता था, पर तुर्की के ये खुफिया तरीका नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल बहुत नेक्स्ट लेवल है, उसकी एजेंसी बहुत नेक्स्ट लेवल है। वो किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपने क्लू जो होते हैं वो निकाल लेते हैं कि इसराइल के खिलाफ किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है जंग का कह सकते हैं कि कह लो कि एक मवाद बनाया जा रहा है। तो वो इसराइल उससे पहले ही जांच लेता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये हमें देखें कि नफरत की निगाह से नहीं, एक कह सकते हैं कि रिएक्शन के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि इसराइल जो है वो अपने जितने भी टारगेट हैं उन्हें पहले ही देख लेता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डाल देता है। ये इसराइल की एक खास कह सकते हैं कि कामयाबी है। बिल्कुल जी, हालात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और दुनिया जो है वो ठंड वार की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने का जो एक फैसला लिया था, मेरे ख्याल में वो बना कर रहेगा। और उसकी जो हिकमत अमली है वो यही थी कि कोई भी जो इस्लामिक मुल्क है वो ताकतवर नहीं होना चाहिए। जो जो उसको लगता था कि ग्रेटर इसराइल जब बनने के लिए इसराइल जो है वो लाए अमल करेगा, तो जो जो कंट्री उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है, उन सब कंट्रियों का उसने मकू जो है वो ठपने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुआ है। सबसे पहले तो वो जो कांटा उसको चुभता था सीरिया का, उसने वो कांटा निकाला है। इतना कमजोर सीरिया को कर दिया कि सीरिया को अब सालों के हिसाब से लगेंगे दोबारा स्टेबल होने के लिए। उसके बाद ईरान भी बड़ा कांटा था। ईरान भी एक ऐसा कंट्री था जिसकी काफी ज्यादा जो है वो सालों से चुभन थी इसराइल को, उसको भी बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया और इतना कमजोर कर दिया कि दोबारा उस कंडीशन में ईरान को आने के लिए अभी सालों लगेंगे। अब आ जाता है तुर्की। तुर्की ने ना ये काम किया है कि अंदर ही अंदर जो है ना वो सीरिया को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई मुसाद एजेंसी जो है ना वो बहुत तेज है, पूरी दुनिया के ऊपर वो फैले हुए लोग हैं
और इतनी ऑथेंटिक उनकी जानकारी होती है कि जिसमें कह लें कि इंसान जो है वो बच ही नहीं सकता। अब तुर्की को तो ये लग रहा था कि हमारी जो इस खुफिया काम का नहीं पता चलेगा, लेकिन पता चल गया। इसराइल की तरफ से डायरेक्ट हमला किया गया। अब तुर्की कहता है कि हमारे मिलिटेंट वहां पे नहीं गए, हमारे जो फौजी हैं वो वहां पे नहीं गए, लेकिन सीरिया कहता है कि जो तुर्किश आर्मी है वो लोग वहां पे आए हैं और उन्होंने आकर तो हमारे जो लोग थे उनको ट्रेन करना था। ट्रेनिंग जो देने के लिए जाहिर सी बात है वो खुदाई तो करनी पड़ती है, तो बेस तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये तुर्की मानने से इनकार कर रहा है, सीरिया मान रहा है, इसराइल जो है उसने हमला कर दिया। और इसराइल ने हमला करने के बाद ये बात जो है वो जाहिर सी बात है अब सीरिया के बयानात को भी कोट किया जाएगा। और रही बात यूएसए की, सबको पता है कि भाई यूएसए इजरायली है, वो एक ही है, ये दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ बयानबाजी जो है ना वो चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है, पाकिस्तान में जो चर्चा हो रही है कि भाई अब तो डिफेंस पैक्ट हो गए हैं, तुर्की के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी के ऊपर हमला, क्योंकि तीनों कंट्रियों ने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। अब इन दोनों में से या दोनों साथ देंगे तुर्की का या नहीं देंगे, या आने वाले टाइम में यही जंग जो है, ये कंडीशन जो है वो अगर खराब होती है, इसराइल की तरफ से लगातार हमले जो है वो किए जाएं अगर तुर्की के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि तुर्की का साथ दे? क्योंकि मेरे ख्याल में नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल नहीं है सिर्फ, इसराइल के साथ अमेरिका भी है और पैसे भी हम लोगों ने देने हैं भाई, तो काफी ज्यादा दिक्कत जो है ना वो हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल जी, वाकई देखते हैं कि जी ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट अमेरिका किस तरीके से तोड़वाएगा, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है पाकिस्तान भी और तुर्की अगर इकट्ठे अगर इस जंग में आते हैं तो इसराइल के लिए काफ़ी सरदर्द बन सकते हैं। तो इस कह सकते हैं कि ग्रुप को अमेरिका कैसे तोड़ेगा वो एक नई चाल होगी। बाकी मेन बात ये आ जाती है कि जो इसराइल है वो कहीं ना कहीं जो है अपने हदफ के कहीं ना कहीं इतना नज़दीक आने के बाद दोबारा से सीरिया को कामयाब होने देता है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन है वो मेन बात है, वो खुफिया तरीके से अगर हो गई, इसराइल को अगर ये जानकारी ना मिल सकी और कहीं ना कहीं ताकतवर इसराइल सीरिया बनना शुरू हो गया, तो भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसराइल जो है फिर वो उससे एक नाकामी होगी। बाकी मेन बात ये नजर आती है कि जो चीज़ है कि तुर्की वो कह सकते हैं कि नेटो में रहकर ये सारी चीज़ें खुफिया तरीके से कैसे कर पाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। पर यह है कि आने वाला वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी हार्ड आने वाला है, क्योंकि अगर नई जंग और शुरू होती है तो मसले जो है इस दुनिया की ओर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल जी, ये थी आज के वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, तो वो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।